चलिए आगे बढ़ते हैं और डेप्रीशिएशन से रिलेटेड हम बात करते हैं। ये डेप्रीशिएशन से रिलेटेड ही है हमारा ये पार्ट। तो पीपीई जो है हमारी, ईच पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई with a cost that is significant in relation to the total cost of the item should be depreciated separately. तो सब पीपीई पर अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। A significant part of an item of PPE may have a useful life and depreciation method that are the same as the useful life and depreciation method of another significant part of the same item. Such parts may be grouped in determining the depreciation charge. तो ये क्या रखा है कि अगर हमारी पीपीई का कोई हिस्सा है और वो हिस्सा दो अलग अलग पार्ट हैं, मेजर है, सिग्निफिकेंट है, दोनों पे एक जैसा ही डेप्रिसिएशन है, एक जैसी लाइफ है, तो मर्ज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। An enterprise may choose to depreciate separately the part of an item that do not have a cost that is significant in relation to total cost of the item. तो ये क्या रखा है कि आप सिग्निफिकेंट कॉस्ट है तो अलग ही दिखाना है, और मान लिया सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं है और आप अलग से दिखाना चाहते हो तो कोई मनाही नहीं है, आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो अलग से ही दिखाना पड़ेगा। Depreciation charge for each period should be recognized in the P&L or unless it is included in carrying amount of another asset. इसका क्या मतलब है? ये लिखा है डेप्रिसिएशन को P&L में डालो, लेकिन मान लिया आपने एक प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल किसी दूसरी असेट को बनाने में किया है, तो इसका डेप्रिसिएशन उस असेट की कॉस्ट में जाएगा, ना कि P&L। तो P&L में जनरली जाता है, लेकिन अगर आपने किसी और एसेट की कॉस्ट में डाला है, मतलब उसे बनाने के लिए यूज किया है, फिर P&L में नहीं डालेंगे। The depreciation charge for a period is usually recognized in the P&L. However, sometimes the future economic benefits जो हैं वो दूसरी एसेट को इस्तेमाल करने में, प्रोड्यूस करने में लग जाते हैं, जैसे मैंने अभी भी बताया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो डेप्रिसिएशन का पार्ट है ये दूसरी एसेट की कॉस्ट में जाएगा, और या मतलब हम फॉर एग्जांपल द डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इंक्लूडेड in the cost of conversion of inventory. Similarly, the depreciation of PP used for development activity may be included cost of intangible asset as per the AS 26. तो अगर हम किसी चीज को बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट में जाएगा, नहीं तो P&L में जाएगा। What is depreciable amount and what is depreciation period? Depreciable amount क्या होता है? जो पूरी लाइफ में हम असेट की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे उसे हम डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं। मान लिया आपने एक असेट 50,000 में परचेज की और आपको लगता है 5 साल के बाद ये 10,000 में सेल आउट हो जाएगी। स्क्रैप प्राइस, सैल्वेज वैल्यू या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एट द एक्सपायरी ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10,000 है। तो आपकी जेब से तो 40,000 ही जा रहा है ना, तो ये 40,000 क्या है? इन 5 सालों का लॉस है या नहीं? इन 5 साल में आपने 50,000 की एसेट को खरीदा, यूज करा, और 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 10,000, तो आपका 5 साल का लॉस कितना है? 40,000। इस लॉस को एनुअल कन्वर्ट करते हैं तो इस लॉस को डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो इस लॉस को एनुअल लॉस में कन्वर्ट करेंगे और क्या नाम देंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट तो 40,000 है, पूरी लाइफ का लॉस, इसे क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट। और अगर हम 5 साल में स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और हर साल का लॉस 8,000 रुपए दिखा रहे हैं डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन अमाउंट हो जाएगी। और लाइफ क्या है? डेप्रिसिएशन पीरियड क्या है? 5 है। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन का मेथड कोई भी हो, जब हमारी एसेट की कॉस्ट कम होते होते WDV स्क्रैप प्राइस के इक्वल आ जाएगी, तो उसके बाद आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएं, चाहे उसकी यूजफुल लाइफ बची हुई है तब भी।
क्योंकि अगर असेट की वैल्यू WDV 10,000 आ गई और 10,000 में बिक जाएगी वो, तो फिर डेप्रिसिएशन क्यों लगाओगे? फिर आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दो। इसी बात को समझते हैं। द डेप्रिशिएबल अमाउंट असेट वो है जो यूजफुल लाइफ में हम एलोकेट करेंगे सिस्टमेटिक बेसिस पर। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ हमें हर साल के एंड में एक बार रिव्यू करनी चाहिए कि जो हमने सोच रखा है, क्योंकि अगर सैल्वेज वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपने क्या सोचा था? आपने सोचा था 50,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5। तो आप हर साल 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। अगर इस 10,000 में कुछ चेंज आया तो डेप्रिसिएशन में चेंज आएगा, अगर लाइफ में चेंज आया तो भी डेप्रिसिएशन में चेंज आएगा। तो लिखा हर साल के अंत में रिव्यू करना चाहिए। अगर रिव्यू करने के दौरान हमें पता चला रेजिडुअल वैल्यू या यूजफुल लाइफ में कुछ चेंज आया है पिछली बार के मुकाबले, तो इस चेंज को हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मानेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ये कहता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को अलग से दिखाइए, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को आप बता दीजिए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आप आराम से कर नहीं सकते, उसमें कुछ लिमिटेशंस है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट तो होते रहते हैं। तो ये क्या रखा है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, आप अंदाजा लगा रहे हो कि भैया लाइफ 5 साल नहीं 4 साल 6 साल होगी, है ना। और इसको आप नॉर्मली P&L डेप्रिसिएशन जो फ्यूचर ईयर का है या करंट ईयर और फ्यूचर का वो एडजस्ट हो जाता है। Depreciation is recognized even if the fair value of the asset exceed the carrying amount, as long as asset residual value does not exceed its carrying amount. ये क्या कहना चाह रहे? कह रहे डेप्रिसिएशन आप लगाओ। ये हो सकता है मान लिया बिल्डिंग है उसमें आप क्या लगा रहे हो? डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग खरीदी थी 50 लाख की, डेप्रिसिएशन लगाते लगाते उसकी वैल्यू क्या हो गई? 30 लाख। डेप्रिसिएशन अब भी लगाओ, मार्केट वैल्यू इसकी है ना 40 लाख है, तो भी लगाओ। अब ये नहीं सोचोगे कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन ना लगाए। हम कभी अकाउंटिंग में सोचते हैं मार्केट वैल्यू ज्यादा तो डेप्रिसिएशन ना लगाए? डेप्रिसिएशन तो हम लगाते ही लगाते, तो डेप्रिसिएशन आपको लगाना है ना। लेकिन अगर आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू कम होते होते रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आ गई, फिर नहीं लगाना, ठीक है ना, फिर नहीं लगा। रेजिडुअल वैल्यू एसेट मान लिया किसी वजह से बढ़ गई तो आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दो अगर आपकी WDV से ज्यादा या इक्वल हो गई है रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कब से करोगे? कब से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करोगे? When asset is available for put to use। ये नहीं है कि जब से यूज करोगे, जब से वो अवेलेबल है। आपने एक कार खरीदी, ठीक है, 10 लाख की, और कार खरीद के खड़ी कर दी एक जगह, 1 साल तक हाथ भी नहीं लगाया उसे। 1 साल बाद वो 10 लाख की बिक जाएगी, क्यों? आपने तो चलाई नहीं, लेकिन वो नहीं बिकेगी। 10 लाख पुरानी हो रही है, टाइम के हिसाब से भी तो डेप्रिसिएशन लगता है। इसीलिए जब वो अवेलेबल है यूज के लिए तो उसमें डेप्रिसिएशन लगाना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो जब डेप्रिसिएशन एसेट पर कब होगा? जब वो अवेलेबल है यूज करने के लिए, दैट इज व्हेन इट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन जो हम चाहते हैं, जो जिस मैनर से जिस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो वैसी एसेट हो गई है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाना आप शुरू कर दीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन 15 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि एंटिटी बी है
और उन्होंने एक मशीन बनाई है अपने इस्तेमाल के लिए, 1 नवंबर 16 को कंप्लीट हो गई है। तो कंपनी ने लेकिन इसको मशीन को यूज करना शुरू नहीं किया है, बट द कंपनी डज नॉट बिगिन यूजिंग द मशीन अंटिल 1 मार्च। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन 1 नवंबर से लगाएंगे या 1 मार्च से? तो 1 नवंबर से लगाएंगे, क्योंकि आप वो रेडी फॉर पुट टू यूज है। अगर रेडी नहीं होती तो नहीं लगाते, रेडी है तो आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देंगे। डेप्रिसिएशन लगाना बंद कब करेंगे? अगर आप यूज कर रहे हैं अभी एसेट को, तो उसकी WDV उसकी स्क्रैप वैल्यू के बराबर आ जाएगी, तो आप रुक जाएंगे। या आप उसे यूज करना ही बंद कर रहे हैं, आप उसे यूज करना बंद कर रहे हैं कि आपने बेचना है उसको इसके लिए, तो भी उस पर डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देंगे ना। अब आपने उसको यूज करना बंद कर दिया कि हम इसे बेचेंगे, तो उस पर डेप्रिसिएशन थोड़ी ना लगाते रहोगे। तो डेप्रिसिएशन को आप depreciation ceases to be charged when asset's residual value exceeds its carrying amount। जो मैंने हमेशा बताया, उसकी रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम हो गई, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। ठीक है। एक प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की और एस्टिमेटेड लाइफ 50 साल है, फिजिकल लाइफ, लेकिन आप उसे 20 साल के बाद बेचने के बारे में सोच रहे हैं, और 20 साल के बाद आपको लगता है कि 10 लाख में वो असेट बिक जाएगी। मतलब आपने 10 लाख में खरीदी है और 20 साल यूज करेंगे, 20 साल के बाद वो 10 लाख में बिकेगी, 9 लाख में बिकेगी, तो क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? 10 लाख में खरीदी है, 20 साल यूज करेंगे, 20 साल के बाद 10 लाख में बिक जाएगी, तो डेप्रिशिएबल वैल्यू तो जीरो हो गई ना, उस पर डेप्रिसिएशन थोड़ी ना लगाएंगे आप, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अगर उसकी वैल्यू 9 लाख है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू या एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, तो उस पर डेप्रिशिएबल वैल्यू 1 लाख है। 10 लाख की एसेट खरीदे ने, 9 लाख की बिक जाएगी, तो 1 लाख का लॉस होगा 20 साल। तो 1 लाख डिवाइड बाय 20, तो एवरी ईयर का आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5000। कोई डाउट इसमें? डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट ceases at earlier of the date when the asset is retired from active use and is held for disposal, the date that asset is de-recognized। ये क्या रखा है? डेप्रिसिएशन आप कब लगाना बंद कर दो? आपने यूज करना बंद कर दिया है और आप सोच रहे हो इसे बेचोगे, तो डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दो। और जिस दिन आप असेट को डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, हटा रहे हो, उस दिन जो भी काम जल्दी हो जाए आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दो। तो therefore depreciation does not cease when the asset becomes ideal or retired from active use unless the asset is fully depreciated। मतलब देखो, आप असेट को यूज करते हो, इस साल यूज नहीं करा, लेकिन आप इसे बेचने वाले नहीं हो सकता है फ्यूचर में यूज करो, डेप्रिसिएशन लगाओगे अंटिल उसकी वैल्यू उसकी स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा है, तो डेप्रिसिएशन लगाना बंद नहीं करो। आपने उसको यूज करना बंद कर दिया, हेल्ड फॉर रीसेल, उसे बेचना चाहते हो तो डेप्रिसिएशन लगाना बंद करो, उसे बेचना नहीं चाहते हो तो डेप्रिसिएशन लगता रहे। ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है। However, under usage method of depreciation, एक मेथड होता है जहां पर आप यूज जितनी करी है उतना डेप्रिसिएशन लगाते हो हर साल, और यूज नहीं करी है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा उस मेथड के हिसाब से, लेकिन टाइम के हिसाब से लगा रहे हो तो लगेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 17। एंटिटी ए हैज ए पॉलिसी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन PPE capitalized in the year until the following year, but provide for a full year depreciation in the year of disposal। क्या ये एक्सेप्टेबल है? इन्होंने क्या टेक्निक अपनाई है? जिस साल खरीदेंगे उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, जिस साल बेचेंगे पूरे साल का लगाएंगे, ऐसा इन्होंने डेप्रिसिएशन के लिए सोच रखा है।
The depreciable amount of tangible fixed asset should be allocated on a systematic basis over its useful life. तो जो depreciation का method है वो ऐसा होना चाहिए, the depreciation method should reflect the pattern in which the asset future economic benefit are expected to be consumed by the entity. जितना हम उस asset को use करेंगे फ्यूचर में, उस रेशो में कायदे से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए. यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है? असेट जितने समय के लिए हम यूज करना चाहते हैं. एक कार है ना, कार अगर पेट्रोल की है तो दिल्ली एनसीआर में उसकी लाइफ 15 साल है, डीजल की है तो उसकी लाइफ 10 साल. लेकिन अगर हमने डीजल की कार खरीदी और हम 4 साल के लिए यूज करना चाहते हैं तो हमारे लिए यूजफुल लाइफ 4 साल है ना. उसकी मैक्सिमम लाइफ 10 है, लेकिन हम तो नहीं कर रहे 10 साल, तो हम 4 साल के हिसाब से सोच के करेंगे. तो यूजफुल लाइफ क्या है? यूजफुल लाइफ वो है जिस पीरियड में हम उसको यूज करने के लिए सोच रहे हैं. तो डेप्रिसिएशन कब से लगना शुरू होना चाहिए? जब से वो सेट अवेलेबल फॉर यूज है. आप तो लगा नहीं रहे पहले साल, ये तो गलत बात है ना. तो ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से. okay? The illustration number 18. E and company did not use a machine during the year 23. Consequently, it does not provide depreciation on the machine. ये नोट्स टू अकाउंट बिल्कुल गलत बात. हमने डेप्रिसिएशन लगाना है चाहे उसे यूज करें या ना करें. हाँ, अगर हम हटा रहे हैं और बेचने के लिए रख रहे हैं फिर नहीं लगाएंगे, लेकिन ये तो सही नहीं लग रहा है. तो डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, चाहे आप असेट को यूज ना करें तो भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा. ठीक है ना. द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो असेट पर कंज्यूम करते हैं, तो हम प्रिंसिपली यही देखते हैं कि एसेट का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, लेकिन अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे टेक्निकल ऑब्सिलेंस होती है, कमर्शियल ऑब्सिलेंस होती है, वियर टियर होता है, बहुत सारी चीजें और भी हैं जिससे हम वैल्यू का और डेप्रिसिएशन के बारे में अंदाजा लगाते हैं. कॉन्सिक्वेंटली ऑल द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड जब हम यूजफुल लाइफ के बारे में सोचते हैं. पहला कि हम कितना यूज करेंगे एसेट को. यूसेज इज असेस्ड बाय रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड कैपेसिटी और फिजिकल आउटपुट ऑफ द एसेट. हम कितना यूज करेंगे ये सोचे हम पहले, है ना. और एक्सपेक्टेड फिजिकल वियर एंड टियर जो ऑपरेशनल फैक्टर पर डिपेंड करेगी, कितने शिफ्ट में एसेट को यूज करना है, कितना रिपेयर मेंटेनेंस होगा, ये सारी बातों का भी हम ध्यान रखेंगे. टेक्निकली और कमर्शियल ऑब्सिलेंस के बारे में ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट आती है तो कई बार चीजें पुरानी होती चली जाती हैं और लोग फिर उसको यूज नहीं करते हैं या कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है. बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंसीडर करनी पड़ती है ना. लीगल या सिमिलर लिमिट, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में आपकी गाड़ी जो है पेट्रोल वाली 15 साल, इलेक्ट्रिक में तो कोई बात नहीं, सीएनजी 15 साल और डीजल की 10 साल तक के लिए चलेगी. अब आप तो यूज करना चाहते हैं उसे 12-15 साल, लेकिन लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं तो आप यूज नहीं कर सकते. इलस्ट्रेशन नंबर 19. मशीनरी आपने खरीदी 1421 को 1 लाख की. आपने सोचा 10 साल यूज करेंगे, 10 साल के बाद इसकी वैल्यू 10,000 होगी, तो डेप्रिशिएबल वैल्यू 90,000 हो गई. आपने सोचा स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे तो इस हिसाब से तो 90,000 डिवाइड बाय 10 तो 9,000 रुपए का डेप्रिशिएशन हर साल लग जाएगा. लेकिन चौथे साल के अंत में आपको लगा कि नहीं, इसकी लाइफ 10 साल की जगह केवल 8 साल है और 8 साल के बाद ये जो मशीन है ये 3,000 की बिकेगी. तो अब चेंज इन एस्टिमेट हो गया. हमने कहा था ना चेंज इन एस्टिमेट होता है, हर साल उसकी रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ का अंदाजा लगाओ. तो देखो आपने पहले क्या सोचा, 10,000 में से 10,000 1 लाख रुपए में से 10,000 का एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके डेप्रिशिएबल अमाउंट निकाला हमने 90,000. 10 साल में आप कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे हर साल? 9,000. तो कॉस्ट कितना था? 1 लाख. एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, तो 3 साल हो चुके हैं पूरे, तो आपने 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाया होगा कितना? 27,000. तो 27,000 का डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया.
तो ओपनिंग WDV ईयर 4 में कितनी आ रही होगी? 1 लाख माइनस 27। अब चौथे साल का आखिरी दिन आया, 9,000 का डेप्रिसिएशन लगाना था, लेकिन हमने कहा यार ये तो चेंज हो रहा है, तो अब चेंज हो रहा है तो दोबारा से हिसाब लगाते हैं। क्या क्या हिसाब लगाते हैं दोबारा से कि अब हमारी असेट है 73,000 की और इसकी यूजफुल एस्टिमेटेड इसके वैल्यू क्या है? 3,000। इसका मतलब 70,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट है अब नई, और लाइफ कितनी है? टोटल 8 साल, 3 साल लगा चुके, 5 और डेप्रिशिएशन लगाने, है ना? ये 3 बार डेप्रिशिएशन लगा चुके हो, लाइफ है 8, तो 8 साल का तो 8 बार लगाना है डेप्रिशिएशन, 3 बार लगा चुके हो, तो बचे कितने? 5 बार। तो 70,000 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? तो हर साल अब हम 14,000 का डेप्रिशिएशन लगाना शुरू कर, तो यही हमारा दे रखा होगा, ठीक है? तो हर साल हम ये काम शुरू कर दें। द यूजफुल लाइफ असेट हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी देखेंगे बिजनेस के हिसाब से। असेट मैनेजमेंट पॉलिसी में हम सोच सकते हैं कि डिस्पोजल ऑफ असेट आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम और आफ्टर कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। पता बहुत बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को कार दी और 3 साल बाद लेकर बेच देती है और नई कार दे देती है। लैपटॉप दिया, हर 1-2 साल में लिया और सही है तो भी बेच दिया और नया दे दिया। ऐसा करते हैं बहुत ज्यादा। तो जो 1-1 1.5 लाख रुपए के 2 लाख रुपए के लैपटॉप है, वो मार्केट में नए जैसे 30-40-50 हजार के लिए इसलिए बिक जाते हैं क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियों से यूएसए से आते हैं, ज्यादातर यूएसए या बाहर की कंट्री से आ जाते हैं। और वहां पर क्या है कि उनका एक नॉर्म्स है कि उन्होंने किया, अब मान लिया 2 लाख रुपए का लैपटॉप है नया जैसा, आप अगर यहाँ खरीदेंगे 2 लाख का आएगा और वहां से पता चला यहाँ पर आया 30-40-50 हजार रुपए का मिल रहा है और है बिल्कुल नया जैसा, तो वो ऐसा निकाल देते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो एक स्पेसिफाइड टाइम सोचते हैं और उसके बाद वो निकाल देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा ज्यादा है तो वो झेल लेते हैं ना। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल असेट्स एंड आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इवन व्हेन दे आर एक्वायर्ड टुगेदर। तो अगर आपकी लैंड और बिल्डिंग अलग अलग असेट नहीं है, क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। बिल्डिंग की लाइफ लिमिटेड होती है, लैंड की लाइफ लिमिटेड नहीं होती और उसकी वैल्यू बढ़ती है, डेप्रिशिएट नहीं होती, एप्रिशिएट होती है। With some exception such as quarries and site use for landfill, land and unlimited useful life है ना, तो डेप्रिशिएट नहीं होती है। बिल्डिंग की लिमिटेड लाइफ है और वो डेप्रिशिएबल एसेट है, तो हमें क्या करना है कि बिल्डिंग पर अलग से डेप्रिसिएशन लगाना, उसकी वैल्यू भी अलग करनी है। If the cost of land includes the cost of site dismantlement, removal and restoration, that portion of land asset is depreciated over the period of benefit obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in the manner that reflect the benefit to be derived. कई बार हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, हमने जमीन खरीदी, उस पर पुराना स्ट्रक्चर तोड़ा और नई बिल्डिंग बनाई। हमने देखा था जब पुराना स्ट्रक्चर तोड़ा था वो लैंड की कॉस्ट में जोड़ा था, बिल्डिंग बनाने का खर्चा लगता। तो ये कह रहे हैं जो लैंड की कॉस्ट में डिसमेंटलमेंट, रिमूवल या रिस्टोरेशन का जो खर्चा जोड़ा है, उसका बेनिफिट आप जितने साल तक के लिए ले रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, लैंड की कॉस्ट पे नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन के मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड होने चाहिए, उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाना चाहिए, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।